मैं 3 साल की थी सर। तो मुझे ना फीवर हो गया था। तो उस टाइम ना मम्मी ने दादी को भेज दिया गांव में डॉक्टर के पास कि फीवर हो रखा है, तो इसको दिखा के लेके आ जाओ। और डॉक्टर ने क्या किया, फीवर में इंजेक्शन लगा दिया पैर में। तो सर वो जो मेरे ना पैर की नस होती है वो, मतलब काम करना बंद कर दिया पैर ने उस टाइम। देखो हमारे घर में ना मेरे भाई पहले क्रिकेट खेलता था जी। और दीदी थी जो वॉलीबॉल खेलती थी दीदी। हमारे घर में ना स्पोर्ट्स का ही माहौल बना रहता था। जी। तो स्पोर्ट्स को मेरे पापा बहुत ज्यादा ये चाहते थे कि भाई मेरे बच्चे स्पोर्ट्स करे, देश के लिए मेडल लेके आए। सर मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था अ, कोरिया में, जी। एशियन गेम। फ्लाइट में कभी नहीं बैठी थी, मैं पहली बार बैठी फ्लाइट में उस टाइम। जी। तो सर उस टाइम घर वालों को बताया कि मैं ऐसे ऐसे खेलने जा रही हूँ, घर वाले बहुत खुश हुए। इंडिया की जर्सी मिली सर मुझे, सबसे बड़ी बात वो मेरे लिए बहुत बिल्कुल। बड़ी बात थी सर, इंडिया की जर्सी मिली। मतलब उस टाइम ऐसी खुशी थी ना सर कि जो पुराने दुख थे ना वो सब भूल गई मैं उस टाइम। सर मैं 2017 के लास्ट में ही इंडिया टीम में घुस गई और सर फर्स्ट रैंक पे रहती थी। और 8 साल तक कंटिन्यू देश के लिए मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट, हर जगह सर मेडल जीते मैंने, वो पैरा ओलंपिक को छोड़ के। एक टाइम ऐसा था, क्योंकि घर से बाहर रहना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जिसमें कि अभी तो सारी फैसिलिटी हो रखी है बच्चों के पास। जी। हमारे पास उस टाइम कोई फैसिलिटी नहीं होती थी सर, ना हॉस्टल, ये कुछ नहीं होता था सर, खाना पीना खुद से ही सब कुछ करना पड़ता था। उस टाइम सर एक टाइम ऐसा था कि मतलब खाने का भी सोचना पड़ता था, एक टाइम मिल गया तो दूसरे टाइम की आस ही नहीं थी मिलेगा भी कि नहीं। इतना मुश्किल टाइम भी मैंने सर फेस किया। फिर 2016 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, बिजली का करंट लग के। जी। तो सर उस टाइम मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। उस टाइम ये था कि जो बंदा ये चाहता था कि भाई मैं देश के लिए मेडल लाऊं, तो वो ही नहीं है। अब मैं किसके लिए क्या करूं। सबसे ज्यादा मैं तो ये कहती हूँ कि स्पोर्ट्स भी और स्टडी भी दोनों ना साथ लेके चलो, बच्चों को यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि स्टडी और स्पोर्ट्स हमारा लेफ्ट और राइट हैंड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक शर्मा और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉक्स विद विवेक रनियाल की खास एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम भारत के खेल जगत में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं ज्योति बलियान जी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अपने बुलंद हौसलों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। आप 15 बार राष्ट्रीय पदक विजेता हैं। साथ ही आपने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स, 2024 कोरिया पैरा एशियन गेम्स, 2018 जकार्ता एशियाई खेलों और 2023 थाईलैंड पैरा एशियाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए स्वागत करते हैं हमारे जाबाज आर्चर जिनका सपना है भारत के लिए और भी मेडल जीतने का। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका टॉक्स विद विवेक रनियाल में। जी सर, जय माता दी सर। जय माता दी मैम। ज्योति जी, आप आर्चर हैं, देश की बहुत लेवल पे आपने देश का नाम रोशन किया, पर आपका बचपन कैसा रहा और खेलों में रुचि कैसे जागी? सर मेरा बचपन मतलब मैं 3 साल की थी सर। तो मुझे ना फीवर हो गया था। तो उस टाइम ना मम्मी ने दादी को भेज दिया गांव में डॉक्टर के पास कि फीवर हो रखा है, तो इसको दिखा के लेके आ जाओ। जी। तो दादी को भी इतना नहीं पता था, दादी लेके चली गई। और डॉक्टर ने क्या किया, फीवर में इंजेक्शन लगा दिया पैर में। जी। तो सर वो जो मेरे ना पैर की नस होती है वो, मतलब काम करना बंद कर दिया पैर ने उस टाइम। ओके। तो मम्मी को इतना पता नहीं था ना, घर वाले, मतलब मैं किसान फैमिली से हूँ सर। तो मम्मी ने 1-2 दिन में जब देखा कि मैं चल भी नहीं पा रही, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो मम्मी ना ऐसे घबरा गई, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर डॉक्टर को दिखाया कि भाई, और पैर मेरा पूरा पतला हो गया, पोलियो हो गया सर उस टाइम। तो सर मम्मी ने बोला कि डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे फीवर में इंजेक्शन लगा दिया, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है पैर, और आप ना अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और हो सके तो ठीक हो जाए।
तो दिखाया, घर वालों ने अच्छी अच्छी जगह डॉक्टर को दिखाया, पर सर कुछ नहीं हो पाया। मतलब पैर की मालिश वगैरह भी किया, दवाई वगैरह सब कुछ खाया। थोड़ा थोड़ा मैं बेटर होने लगा उसके बाद, तो थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। तो सर उसमें मुझे इतना पता नहीं, मम्मी यार बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था तेरे साथ। तो सर मैं ना बहुत मतलब पहले से ही ऐसे साइनेस सी है मेरे अंदर। मतलब मैं लोगों को देख के घबराती थी बहुत ज्यादा, जाती नहीं थी जहाँ ज्यादा लोग होते थे वहां से। मतलब जाती नहीं थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, बहुत कम निकलती थी। जी मतलब बच्चे ना गर्मियों की छुट्टी में मेरे बहन भाई मामा के घर पे जाते थे, पर मैं कभी नहीं गई, क्योंकि जी इस वजह से ही मैं ना थोड़ा अपने हैंडीकैप को लेके भी बहुत नर्वस होती थी कि भाई सब ऐसे ठीक चलते हैं और मैं ऐसे चलती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा सब मेरी तरफ देखते थे ऐसे। मतलब घर पे भी कोई आता था तो ऐसे बोलते थे कि लड़की की हाइट है, सब कुछ है, पर पैर में ऐसे हो गया, दिक्कत है ये। तो मुझे ना बहुत ही मतलब गिल्टी फील सा होता था ऐसे कि भाई मैं सब अच्छे से, बच्चे मेरे साथ के थे जो सब अच्छे से चलते थे, मेरे बहन भाई भी सब मतलब ठीक थे। तो मैं बहुत ऐसे शर्माती थी इस चीज को लेके, बहुत जी नर्वस रहती थी। मैं कभी मामा के घर, कभी कोई रिश्तेदारी में कभी नहीं जाती थी। जी। तो फिर ये आपका एक चीज, एक इंजेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, पर खेलों में कैसे आप इंटरेस्ट आया कि चलो मैं अब खेलती हूँ? ये कैसा चेंज आया आपके माइंड में? सर खेलों में तो देखो, हमारे घर में ना मेरे भाई पहले क्रिकेट खेलता था, जी और दीदी थी जो वॉलीबॉल खेलती थी दीदी। तो हमारे मतलब हमारे घर में ना स्पोर्ट्स का ही माहौल बना रहता था। जी तो स्पोर्ट्स को मेरे पापा बहुत ज्यादा ये चाहते थे कि भाई मेरे बच्चे स्पोर्ट्स करे, देश के लिए मेडल लेके आए। तो मतलब मैं, मुझे भी चाहते थे कि, मुझे चाहते थे पापा की वॉलीबॉल कराए, पर पैर की वजह से नहीं करा सकते थे क्योंकि मैं दौड़ नहीं पाती थी। तो जी इस वजह से मैं वॉलीबॉल नहीं कर पाई। तो फिर सर हमारे ना जो एक कुलदीप वेदवान जी सर है मेरे कोच, उनके गांव में, उन्होंने अपने गांव में एकेडमी खोली सर। तो वो एकेडमी वहां पे सर क्या हुआ कि सर ने ना अनाउंस किया कि किसी के रिश्तेदारी में घर में कोई हैंडीकैप बच्चा हो तो आप बताए, हम उनको गेम कराएंगे। तो जो जी हमारे रिलेटिव थे उसने, उन्होंने मम्मी को कॉल किया, पापा को। तो पापा लेके आए मुझे वहां पे, जी उन्होंने दिखाया, सर से मिलाया कि भाई ऐसे ऐसे सर ने बताया। हमें तो पता भी नहीं था क्या होता है आर्चरी, कुछ नहीं पता था। जी मुझे भी नहीं पता था, ना घर वालों को पता था, कुछ नहीं पता था आर्चरी के बारे में। तो सर ने बताया और दिखाया एकेडमी में, बच्चे कैसे तीर चला रहे हैं। मेरे लिए तो एक नई चीज थी सर, मैंने कभी देखा ही नहीं आर्चरी को, ना सुना था उस टाइम। जी फिर देखा सर कि ऐसा भी गेम होता है, धनुष और तीर का। तो जी। पापा ने क्या बोला मुझे कि कर लेगी ये गेम, तो मैंने बोला कि, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अच्छा सर ने बोला, सर वहीं पे थे, सर बोले नहीं हम सिखाएंगे, तो कर लेगी तू अच्छे से, और यहीं पे रह और सीख आर्चरी। वाह, तो सर मैं ऐसी लड़की थी, या मैंने पहले भी बताया कि मैं घर से कभी बाहर ही नहीं निकली, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ऐसे दूसरी जगह, गांव, दूसरे गांव में कम से कम 10-15 किलोमीटर है सर वहां से, मेरे घर से। जी तो वहीं पे रहना, वहीं पे गेम करना मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल था काम ये। जी जी तो सर मैंने उस टाइम, पापा ने बहुत समझाया, कोच ने भी समझाया, कुलदीप सर ने, कि नहीं कर पाएगी तू, रह यहीं पे, तेरा अच्छा फ्यूचर है इसमें। जी तो सर उस टाइम मतलब एज भी कम थी, इतना पता नहीं था, जी फ्यूचर क्या तो कुछ था ही नहीं, बस ये था कि नहीं घर पे रहना है, मुझे कोई गेम नहीं करना, ये था माइंड में। सब समझाए, सब घर वालों ने, मम्मी ने समझाया, दीदी ने समझाया, सबने समझाया कि नहीं कर ले, अच्छा करेगी तू। तो सर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। वो कहते और हैं ना वो कि भी एक डिसीजन जिंदगी बदल देता है। वो आपका जी जी सर। 2008 का डिसीजन तीरंदाजी शुरू करना, और आज है। जी जी। ज्योति जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब आपने शुरू किया एक शाही लड़की के लिए 15 किलोमीटर दूर जाके आर्चरी करना, तो उस टाइम पे कौन कौन से चैलेंजेस आए आपको जब आपने शुरू किया ये सारी चीजें करते हुए?
जी सर। सर मतलब सबसे बड़ी बात तो थी मेरे लिए कि ऐसे घर से दूर रहना। जी और फिर उससे भी बड़ी बात थी आर्चरी करना, क्योंकि एक नई नया चीज है मेरे लिए। तो मुझे पता जी ही नहीं, मेरे से धनुष भी नहीं खींचता था। कैसे धनुष खींचूंगी, कैसे तीर चलाऊंगी, कुछ नहीं पता था सर। जी तो उस टाइम पे सर मैं मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में ना मैं रोती रहती थी, मन नहीं लगता था। घर से ऐसे दूर रह के मम्मी पापा से कभी दूर ही नहीं रही, तो एकदम से इतना दूर रहना। तो पापा ने क्या किया, पापा ने दीदी को भेज दिया मेरे पास 2-3 दिन के लिए रहने के लिए। और मुझे फोन करके बोला तेरी दीदी आ रही है ऐसे ऐसे, और तेरे पास ही रहेगी 1-2 दिन। जी। तो मैं खुश हो गई उस टाइम। ठीक है, दीदी आएगी, उनके साथ चली जाऊंगी वापस। पर अच्छा। सर हाँ जी। तो उस टाइम पे दीदी आई अपना कपड़े वपड़े लेके मेरे। तो वहीं पे बोले कि नहीं तू यहीं पे रह, अच्छे से अपना गेम कर, मुझे समझाया कुछ ज्यादा। पर सर मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था, मुझे ये था कि बस घर जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई गेम वेम नहीं करना। तो उस टाइम कुलदीप सर ने भी बहुत समझाया कि नहीं, हम तुझे कुछ भी परेशानी होगी, हम है यहाँ पे, सब है। जो हमारे रिलेटिव थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा समझाया कि नहीं बेटा कर ले अच्छे से, लाइफ बन जाएगी। तो सर मैंने सोचा चलो थोड़े 2 दिन रह लेती हूँ, कोई नहीं। मैं रह ली, जबरदस्ती घर वालों ने छोड़ दिया उधर। जी। तो सर उधर से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो कहते हैं शुरुआत मुश्किल होती है और करते जाओ तो हाँ सारी चीजें हो जाती है। और जैसे आपकी बातों से मुझे एक चीज लगा कि प्रैक्टिस से आप अच्छे बनते हो, सीख के आप करते हो। मतलब आपको पहले से कोई की चीज भी पहले से नहीं आती, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतने आगे बढ़ोगे। और जी साथ जी। में ज्योति जी, सबसे बड़ी चीज, आप कुलदीप सर का बार बार नाम ले रहे हो। तो कुलदीप सर का आपकी लाइफ में, आपकी कैरियर में क्या योगदान रहा, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर देखो, कुलदीप सर का मेरी लाइफ में ये है कि उन्होंने मुझे बताया, सब मुझे गेम करना सिखाया, मुझे मेहनत करनी सिखाई। क्योंकि सर मैं स्टार्टिंग में ऐसा थी, मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ, ये नहीं कहती कि नहीं। मैं स्टार्टिंग में ऐसी थी सर मैं कि मतलब ग्राउंड में भी ऐसे टाइम पास करती थी, कोई प्रैक्टिस नहीं करना, बस गई 1-2 बार ऐसे ही, और फिर घर पे चली गई, ऐसे करती थी। तो जी सर ने मतलब मुझे मेहनत करनी सिखाई। सर ने बताया कि भाई कैसे मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाया। मतलब एक स्पोर्ट्स ना सर ऐसा है कि कोई भी बच्चा करता है तो एकदम से कुछ नहीं, वो धीरे धीरे उसमें वो होता है। तो सर का यही है कि उन्होंने मुझे मेहनत करनी सिखाई, लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया, लोगों से फेस करना सिखाया। सर मोटिवेट करते थे, क्योंकि उनको भी पता चल गया था जब मैं वहां पे रहती थी। सर बोलते थे कि तुम स्टेज पे खड़े होकर बोलो, ये करो। मैं बोल ही नहीं पाती थी ना, कहीं पे जा पाती थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी वहां पे भी। तो सर समझ गए थे कि ये लड़की थोड़ा ऐसे है। तो सर ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और समझाया कि नहीं अच्छा करेगी तो ऐसा कर, ये कर। तो इसलिए डेफिनेटली, वो कहते हैं कि गुरु बिन गति नहीं, अगर अच्छा गुरु बन जाए तो एक बच्चे की जिंदगी जी बदल देता है। साथ में जी एक ऐसी गांव की लड़की जिससे बात करते भी शर्म करते थे, लेकिन पैरालंपिक्स में गए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया, वो अनुभव कैसा रहा, गांव से निकलना, और कितनी देर के बाद आपको ये सारे इवेंट्स में जाने का मौका मिला, इस बारे में थोड़ा बताएं। सर मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था कोरिया में, जी एशियन गेम। सर वहां पे मेरा ये पहला टूर था। तो मुझे इतना पता नहीं, फ्लाइट में कभी नहीं बैठी थी, मैं पहली बार बैठी फ्लाइट में उस टाइम। जी तो सर उस टाइम घर वालों को बताया कि मैं ऐसे ऐसे खेलने जा रही हूँ, घर वाले बहुत खुश हुए। इंडिया की जर्सी मिली सर मुझे, सबसे बड़ी बात वो मेरे लिए बहुत बिल्कुल। बड़ी बात थी सर, इंडिया की जर्सी मिलना। मतलब उस टाइम ऐसी खुशी थी ना सर, कि जो पुराने दुख थे ना वो सब भूल गई मैं उस टाइम। सब भूल के बस उस पे ही फोकस था मेरा, कि बस जीत के आना, इंडिया के लिए मेडल लेके आना। जी और वो सब मुझे सबसे बड़ी खुशी थी, वो इंडिया की जर्सी जिसपे पीछे लिखा था ज्योति इंडिया। तो उसको देख के ना सुकून मतलब सर, जब पहली पहले दिन मुझे किट मिली ना, तो मैं अपने बेड पे जहाँ पे सोती थी वहां पे साइड में पूरा ऐसे टी शर्ट को ऐसे करके पूरा उधर
वहां पे सोई, उसको देखती रही मैं, उसको नींद ही नहीं आई मुझे रात को। इतनी खुशी थी सर। फिर उसके बाद आपका अनुभव वहां का कैसा रहा? उसके बाद आपने बहुत सारे आपने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, तो वो अनुभव कैसा था? सर उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था, मैं बताती हूँ कि थोड़ा गेम के बारे में, मतलब ये था कि बस मेहनत करनी है, अपना खेलना है। इतना अनुभव नहीं था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे सीखते सीखते पता चला कि अच्छा है, करूँगी। तो उस टाइम पे सर थोड़ा मतलब नर्वस भी हो गई थी, उस टाइम पता नहीं चला था थोड़ा। फिर और आपकी एज भी कम थी सर। बिल्कुल। पर आपके आने वाले इवेंट्स में जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने बहुत ही इंटरनेशनल गेम्स खेली हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि वो कैसी जर्नी रही आपकी। सर उस टाइम मेरा जो 2014 में मैं कोरिया में खेली थी, इवेंट दूसरा था सर। मैं रिकव, हमारे में ना रिकव और कंपाउंड दो इवेंट होते हैं। जी। तो सर मैं उस टाइम रिकव करती थी। तो रिकव में मेरा इतना अच्छा नहीं कर पाई मैं। फिर सर ने मुझे 2017 में सर कंपाउंड दिया, ओके। मेरा इवेंट चेंज कर दिया। तो सर जी। इवेंट चेंज करने के बाद सर ने मुझे कंपाउंड दिया उस टाइम। तो उसमें मेरा बेटर होने लगा धीरे धीरे सर। मैं 2017 के लास्ट में इंडिया टीम में घुस गई। हाँ। जी। हाँ सर। तो सर मैं 8 साल इंडिया टीम में रही सर। वाह। अच्छा। और हाँ जी, और सर फर्स्ट रैंक पे रहती थी। और 8 साल तक कंटिन्यू मैंने देश के लिए मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट, हर जगह सर मेडल जीते मैंने, मतलब पैरा ओलंपिक को छोड़ के। बिल्कुल, पैरा एशियंस चैंपियनशिप 2019 में आपका सिल्वर जी सर। मेडल रहा। पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड पैरा ओलंपिक गेम्स सेकेंडरी कोटा टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट करा। उसके बाद 21 फाजा पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में आपका सिल्वर मेडल था। 7th पैरा आर्चरी जी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में फिर आपका सिल्वर मेडल था। आपने उसके बाद रुक के नहीं देखा जब आपने अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर एक चीज है, पैरालंपिक टोक्यो 2020 में छठे स्थान पे रहना, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, और वो जर्नी आपके लिए कैसी रही? सर उस टाइम मेरा बहुत अच्छा, मेहनत भी अच्छी थी। उस टाइम मैंने बहुत मेहनत किया था पैरालंपिक के लिए, क्योंकि मेरा सपना था सर देश के लिए मेडल लेके आना उस टाइम, कि मैं जाऊं टोक्यो में और अपने देश को मेडल दिलाऊं। उस टाइम क्या हुआ सर, मैं कर भी अच्छा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहां पे जाके थोड़ा सा नर्वस हो गई उस टाइम सर। तो इतना मतलब क्वार्टर फाइनल से हमारी टीम बाहर हो गई थी सर। पर वो अनुभव, हारना, वो कहते हैं कि सक्सेस आप में ईगो लाती है, हार आपको, फेलियर्स आपका करेक्टर बिल्ड करते हैं। लेकिन उस हार से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? सर उस टाइम मैं बहुत ज्यादा मतलब अंदर से ही नर्वस हो थी कि नहीं कर पाऊंगी। और मतलब इतने बड़े पोडियम पे खेलने के बावजूद मैं मतलब अच्छा नहीं कर पाई, बहुत नर्वस थी उस टाइम सर। पर उस टाइम भी मेरे कोच कुलदीप वेदवान ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं हम, कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदा जाएगा और उधर मेडल लेके आएगा। मेडल तीन ही रहते हैं, बस तीन बंदों को मिलेंगे। और कोई नहीं, हम आगे ट्राई करेंगे, पेरिस में ट्राई करेंगे आगे, अच्छा करेंगे, देश के लिए जरूर मेडल लेके आएंगे। तो सर मुझे उस टाइम ये लगा कि नहीं, अभी तो एज भी कम है। सर ने बोला एज भी तुम्हारी अभी कम है, इतना भी नहीं कि भाई एज ज्यादा होगी। तो तुम जीत सकती हो, कर सकती हो, आगे के लिए अपने आप को मोटिवेट करो और मेहनत करो बस। तो सर मैंने उस दिन ठान लिया कि पीछे मुड़ के नहीं जाना। अभी जब मैं पीछे हट गई तो हट जाऊंगी, कोई नहीं पूछने वाला, आगे करती रहूंगी तो सब पूछेंगे। उस टाइम सर फिर मैं दोबारा से अपना मेहनत करने लगी। मैंने एक कुलदीप सर से भी जब मैंने बात करी आपके बारे में, कुलदीप सर कह रहे थे आप बहुत सीनियर प्लेयर हैं आर्चरी में, और जी लगातार सर। देश के लिए आप मेडल्स भी ला रहे हैं, लगातार आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जीतना बहुत अच्छा है, हार प्रेरणा देता है। पर आप अभी आप साई में कोच भी हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो अपने स्टूडेंट्स को ये जो आपके प्रेशर्स और कभी आपका डाउनफॉल
आपके कोच को आपको संभालना, तो आप अपने बच्चों को जो आपसे सीखते हैं, आप उनको क्या गाइड करते हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट रखते हैं? सर मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि मेहनत करो। बस मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम जाके अपना पे सो रहे हो, इधर टाइम पास कर रहे हो, वो नहीं। यहाँ पे आए हो तो कुछ घर वालों ने भी सोच के सब यहाँ पे भी ऐसा मतलब लिया है तुम्हें, तो कुछ करके दिखाओ। ऐसे मत करो टाइम पास, यहाँ पे मेहनत करो। कुछ बच्चे हैं कि नर्वस हो जाते हैं, हमें स्पॉन्सरशिप नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बस सब कुछ मिलेगा, बस मेहनत करो। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने भी वही किया है, मेहनत किया है, इसलिए आज मेरे पास सब कुछ है। तुम भी मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, कुछ भी ये नहीं कि तुम्हें नहीं मिलेगा, सब। भारत का नाम हर जगह रोशन किया है, इतने हम्बल हैं आप। और हर जगह मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो कह रहे हैं हाँ मैं तो ऐसी हूँ, पर आप गोल्ड मेडल ला रहे हो, आप 15 बार नेशनल मेडलिस्ट हो, टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है मैम। और नेक्स्ट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका आने वाले टाइम पे क्या प्लान्स हैं, आप देश को कहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हो? कुछ चीजें मुझे विद्वान सर ने बोली हैं, पर वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, जब वो अचीव हो जाएंगी फिर हम उसके बाद फिर मिलेंगे, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पर आपके आने वाले प्लान क्या है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर मेरे आने वाले प्लान यही है कि मैं अभी मेरा टारगेट है सर एशियन गेम मेडल लेना। अभी 2026 में सर जापान में जो होने जा रहे हैं एशियन गेम, बिल्कुल। उनमें सर मेरा गोल यही है कि मैं वहां पे मेडल जीतूं देश के लिए। ग्रेट मैम। और उसके लिए आपके ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा इस बारे में सर बताइए। देखो, मैंने पहले से ही, मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग से स्ट्रगल किया है अपने गेम में। ये नहीं कि मुझे ऐसे ही सब कुछ मिल गया सर। मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत ज्यादा सर। मैं एक टाइम ऐसा था, क्योंकि घर से बाहर रहना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जिसमें कि अभी तो सारी फैसिलिटी हो रखी है बच्चों के पास। हमारे बिल्कुल। पास उस टाइम कोई फैसिलिटी नहीं होती थी सर। ना हॉस्टल, ये कुछ नहीं होता था सर। खाना पीना खुद से ही सब कुछ करना पड़ता था उस टाइम सर। एक टाइम ऐसा था कि मतलब खाने का भी सोचना पड़ता था। एक टाइम मिल गया तो दूसरे टाइम की आस ही नहीं थी मिलेगा भी कि नहीं। इतना मुश्किल टाइम भी मैंने सर फेस किया है। और सर 2016 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, बिजली का करंट लग के। जी। तो सर उस टाइम मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। उस टाइम ये था कि जो बंदा ये चाहता था कि भाई मैं देश के लिए मेडल लाऊं, तो वो ही नहीं है। अब मैं किसके लिए क्या करूं? मैं मतलब इतना टूट चुकी थी। मैं गेम छोड़ने की उस पे आ गई थी। गेम छोड़ना है बस मुझे, अब करना ही है। क्योंकि सर सब चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए अच्छा करें। जो मतलब मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं देश के लिए मेडल लेके आऊं। और सर जब वो एक्सपायर हो गए, मुझे इतना दुख हुआ सर। मैं इतना टूट की थी अंदर से कि अब कुछ गेम वेम कुछ नहीं करना मुझे। पर सर उस टाइम भी मुझे कुलदीप सर ने समझाया, बहुत ही मोटिवेट किया कि भाई तुम्हारे पापा चाहते थे तो तुम उस सपने को पूरा करो। ये नहीं है कि वो नहीं रहे तो तुम छोड़ के बैठ जाओगी घर। ऐसा मत करो, उनका सपना पूरा करो। वो ऊपर से देखेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम करोगे अच्छा। तो आपने वो सर किया मैं भी। फिर, और सर हाँ ये किया आपने भी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल्स भी अचीव करे, बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बात है, बहुत इंस्पिरेशनल आपने बात कही। और अभी आप बता नहीं रहे आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी आप आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए? सर अभी देखो, मैं साई में, आपने बोला कि साई में, मैं अभी साई में कोच भी हूँ और ट्रेन भी करती हूँ और खुद भी जी। हाँ वो करती हूँ सर। तो मतलब ऐसा है कि सर मेरा, मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में बच्चों को भी देखती हूँ और खुद भी करती हूँ टाइम निकाल के। सर ऐसे करती हूँ कि हमारा ग्राउंड टाइमिंग है सुबह 6:30 से 11 बजे तक। तो सर जी। उसमें बच्चों को ट्रेन करती हूँ, उसके बाद खुद करती हूँ सर प्रैक्टिस। सब बच्चे बोलते हैं कि दीदी धूप बहुत ज्यादा होगी, चलो रूम पे चलते हैं, ये वो। पर नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना है। तो सर मैं 1 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। फिर शाम को ग्राउंड टाइमिंग है सर 4 बजे का। मैं 3 बजे या 2:30 बजे ग्राउंड पहुंच जाती हूँ सर। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं सर बच्चों के साथ भी कर लेती हूँ प्रैक्टिस, कभी ऐसा ही बच्चों के साथ भी करती हूँ प्रैक्टिस। हाँ।
पर ओवर टाइम ज्यादा करती हूँ क्योंकि सर वो बच्चों को भी देखना पड़ता है इसलिए। बिल्कुल। तो क्या आप भी राकेश जी की तरह रोज 300 तीर चलाते हैं? जी सर, मैं अपना टारगेट बना रखा है 300 तीर का, शूट करती हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट। मेरे को सबसे बड़ी मोटिवेशनल एक बात आपसे एक लग रही है, मोटिवेशनल भी है और इंस्पिरेशनल भी है, कि खुद भी सीख रहे हो, खुद भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो और अपने बच्चों को भी सिखा रहे हो। और ये नहीं है कि उनके टाइम पे खुद ओवर टाइम करके आप अपने अपने जो आपके ड्रीम्स हैं आप उसके लिए लड़ रहे हो। मैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बात है। पर एक क्वेश्चन मेरा और है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपना जो भी चीज कर रहे हो अपना मतलब शिद्दत से करो, पूरे दिल से करो। ये नहीं कि उधर भी माइंड है इधर भी माइंड है। स्पोर्ट्स कर रहे हो तो स्पोर्ट्स अच्छे से करो, मेहनत करो पूरी उसमें अपना। उस सबसे ज्यादा मैं तो ये कहती हूँ कि स्पोर्ट्स भी और स्टडी भी दोनों ना साथ लेके चलो, बच्चों को यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि स्टडी और स्पोर्ट्स हमारा लेफ्ट और राइट हैंड है, दोनों दोनों को हम साथ लेके चलेंगे तो अच्छा है। क्योंकि आने वाले टाइम में हम अच्छी जगह मेडल जीतते हैं और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे सर स्टडी भी मायने रखती है। और आपको क्या लगता है तीरंदाजी को लेकर देश में जागरूकता कैसी बढ़ाई जाए और यूथ को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो आर्चर बने? सर मेरा तो ये मानना है कि एकेडमी हो गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी ये साई होगी, अभी साई से बहुत बच्चों को फैसिलिटी वगैरह मिल रही है बहुत ही। पहले तो कुछ नहीं होता था सर, अभी जी इतना जगह जगह मतलब साई के सेंटर है। जबलपुर हो गया, दिल्ली, सारी जगह पूरे देश में है सर साई जी सेंटर पे। जी तो ये प्राइवेट एकेडमी होती है सर, जैसे कि गांव में गांव के बच्चे कर ही नहीं पाते, बहुत से हैं हमारे गांव के भी कि मुझे भी बोलते हैं, पर मैं उनको सपोर्ट ही नहीं कर पाती क्योंकि सर अभी कुछ है नहीं इतना। तो मैं चाहती हूँ सर कि गवर्नमेंट हर हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एकेडमी स्टेडियम बनाए, उसमें 4-5 गेम रखे सर और कोच छोड़े उसमें अच्छे से, और वहां से सब गेम कर पाए, गांव के बच्चे भी कर पाए और शहर के भी कर पाए। बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा आपके पास आता है कि ज्योति मैम मुझे सीखनी है आर्चरी, आपने तो इतने मेडल्स ले आए, मुझे भी देश के लिए मेडल्स लाने हैं, तो आप उसको कैसे गाइड करते हो और आप कैसे जज करते हो कि ये आर्चर बन सकता है या नहीं? सर हमारे इसमें क्या होता है कि बच्चे को ना देख लेते हैं, देख के पता चल जाता है कि ये आर्चरी अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसको देख के मतलब उसको जज कर लेते हैं हम उसको थोड़ा कि भाई हाँ अच्छे से आर्चरी कर पाए, तुम आर्चरी करो या फिर दूसरा गेम में चले जाओ, तो बता देते हैं पहले। क्या और आप सर उनके ऐसा टेस्ट भी है, लेते जी सर टेस्ट लेते हैं, हमारी थारा बैंड वगैरह होती है, थारा बैंड उससे उसे खींच स्टार्टिंग में खिंचवा के देखते हैं पूरा, यहाँ पे एंकर ये एल्बो सब कुछ देखते हैं, हाथ सारा देखते हैं सर। उसके हिसाब से पता चल जाता है कि बच्चा आर्चरी कर पाएगा कि नहीं। ओके ओके। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम पे आपसे भी बहुत सारे बच्चे सीख के ये बोलें कि हमने ज्योति मैम से सीखा और हमारी जिंदगी बदल गई। तो आप उन बच्चों को एक मैसेज करें। जी जी, बोलना चाहते हो आप कुछ? जी सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम था उस टाइम क्योंकि हमारे गांव क्या डिस्ट्रिक्ट में भी सर आर्चरी को कोई नहीं जानता था। अभी भी मैं बताती हूँ ना, मेरे से पूछते हैं, अभी मतलब सब जान जान चुके हैं हाँ ये लड़की आर्चरी करती है। अभी बोलते हैं गांव वाले कि हम भाई मतलब बेटी ने अच्छा वो किया, गांव में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आर्चरी का कोई नामो निशान नहीं था, ऐसे गेम में निकल के नाम रोशन किया है, मतलब ऐसे गेम से मेडल लेके आई है। कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये तो सर नॉर्मल गेम है, ये सब जी जानते हैं। जी आर्चरी जी एक ऐसा गेम है कि मतलब गांव में तो इसको जानते भी नहीं। जी। फिर उनको बताते हैं, मुझे पूछते हैं कौन सा गेम करते हैं आर्चरी, तो वो बोलते हैं को आर्चरी ये क्या होता है, बोलते हैं धनुष और तीर वाला। बोले अच्छा हाँ हाँ ऐसे कर। स्टार्टिंग में करते थे, अब तो सर सब जान चुके हैं, सब सब बिल्कुल जानते हैं गाँव में। हाँ बिल्कुल। जी। मतलब वो जो मुश्किल आपने देखी है वो हमारे आने वाले आर्चर्स को नहीं होगी,
उस टाइम पे जी जी। बहुत मुश्किल, 2010 में जो बात कर रहे हैं, तो तब तो बहुत मुश्किल था, और तब तो इंटरनेट वगैरह तो इतना भी नहीं था। हाँ जी, कुछ भी नहीं था सर उस टाइम पे, तो बहुत मुश्किल था सर। मतलब सब बोलते थे कि उस टाइम मेरा थोड़ा खराब चल रहा था सर, मैं बताया इवेंट चेंज करने के बाद हाँ हाँ। अच्छा हुआ। पिकअप करती थी उस टाइम इतना अच्छा नहीं था। तो उस टाइम जी। सब बोलते थे रिश्तेदार, सब बोलते थे कि भाई घर बिठा लो, कुछ नहीं कर पाएगी। घर वाले जी। बोलते थे मुझे फोन करके कि तेरे वो ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सब रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं कर पाएगी, घर बुला लो। ये है, टाइम पास करा रहे हो लड़की, अपना आके शादी वादी करो। तो मैं बोल बस मैं चुप रहती थी उस टाइम, घर वालों को कुछ नहीं बोलती थी, मम्मी थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा टाइम दो, बस ये बोलती थी। तो उस टाइम सर बहुत मुश्किल टाइम देखा मैंने, बहुत ही बिल्कुल। मतलब सबसे लड़ाई लड़के अपना जब जाके मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ। घर जी, वालों वो ने सर मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो कहते फैमिली हैं ने मेरी। ठंडी हवा का मजा पसीना निकलने के बाद ही आता है। तो जी। जितनी स्ट्रगल हो उतना मजा आता है जीतने के बाद। तो मैम, मेरे को पता, मेरे को आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। पर जो गर्ल्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो गर्ल्स, जो पेरेंट्स है, कहते हैं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, गर्ल्स घर से बाहर निकलना बहुत डेंजरस है, ये है। तो उन लड़कियों को, उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज दोगे? नहीं सर, मेरा मानना यह है कि सबको मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो कुछ नहीं कर पाएगी, इसको घर पे बिठा के रख। नहीं सर, सबको मौका दो। टैलेंट सर देखो, टैलेंट ना सबके अंदर है, पर उसको बाहर निकालना कैसे है, कैसे वो उसको माँ बाप सपोर्ट करेंगे, पूरा फैमिली मतलब भी फैमिली सपोर्ट करेगी, जब भी तो वो कुछ कर पाएगी। मेरा मानना ये है कि सर सबको मौका देना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, सबको गेम कराना चाहिए, जब भी तो पता चलेगा टैलेंट का। मुझे लगता है आपकी फैमिली में वो आपके पिताजी थे जिन्होंने देखा और आपको आगे बढ़ाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका आने वाले टाइम पे मेडल्स अच्छे आएंगे, देश का नाम रोशन करोगे। और मैं क्लोजिंग की तरफ चलता हूँ। तो तो दोस्तों, कितनी मोटिवेशनल आज हम मिली बात हुई है कि गांव से निकल के बहुत सारे चैलेंज भी देखे, पर देश का नाम रोशन करने का इरादा थे दिमाग में, और वो लगातार कर रहे हैं। अगर कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर घर से निकलते ही नहीं। ज्योति मैम, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एशियंस में मेडल लाएं, और आने वाला 2026 का अर्जुन अवार्ड आपके नाम पे हो, और देश में आप पे गर्व करे। और हम भी कहें कि विद्वान सर जो अभी जम्मू में ट्रेन कर रहे हैं, उनके ट्रेन करे हुए बच्चे पूरे विश्व में अपना नाम बना रहे हैं और लोहा मनवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू।